है दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा स्टेबिलिटी क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ इन मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को दो ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैथ एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। है दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे बताने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई स्टेबिलिटी क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को सोल्यूशन तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सी मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न में दिया गया है कि सिद्ध करें कि 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यानी एलएचएस से सिद्ध करके हमें आरएचएस तक ला देना है। तो चलिए काफ़ी आसान तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एल एच एस से, तो यहाँ पे हमारा ये एल एच एस है और ये वाला आर एच एस है। तो सबसे पहले हम एल एच एस को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस ए और बटा में है 1 प्लस कॉस ए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम परिमेयीकरण करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि परिमेयीकरण कैसे करते हैं। यहाँ पे दिया गया 1 प्लस कॉस ए, तो हम गुना करेंगे 1 माइनस कॉस ए। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो आप प्लस से गुना करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो आप माइनस से गुना करेंगे। फिलहाल यहाँ पे प्लस दिया गया है तो आप माइनस से गुना करेंगे। आप 1 का 1 लिखेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस लिखना होगा आपको, और कॉस ए का सेम टू सेम लिख देना होगा। इसे एक बार हम लोग और लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। उसके बाद में आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पे भी है 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पे भी है 1 माइनस कॉस ए, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए, ये ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी ए के स्क्वायर और माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, इसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए ए का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है, और कॉस ए का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद में हम इसे क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए का सेम टू सेम लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ए इसका होल स्क्वायर है, और नीचे देख लीजिए 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो अगर आप त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो वो होता है साइन स्क्वायर ए। तो इस पर भी स्क्वायर है और ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए और बटा में कितना है, तो ये साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, इसे हम दोनों में ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है 1 माइनस कॉस ए और बटा है साइन स्क्वायर ए, तो इसे हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे 1 बटा साइन ए, और बीच में है माइनस तो हम माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कॉस ए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए। फिर बटा में यहाँ पे साइन स्क्वायर था, यानी अभी भी एक साइन यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ए। उसके बाद में कोष्ट पे स्क्वायर था, तो आपको भी यहाँ पे स्क्वायर लिख देना होगा। दोस्तों, आपसे बता दें, एक फार्मूला होता है कि 1 बटा साइन ए बराबर क्या होता है, तो वह होता है कॉसेक ए, फिर माइनस है, और कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है, तो वह होता है कॉट ए। इसमें स्क्वायर लगा है तो इसमें भी आपको स्क्वायर लगा देना होगा, तो यहीं आपका आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पे एल एच एस से सिद्ध करके आर एच एस लाना था, तो हमने एल एच एस से सिद्ध करके आर एच एस ला दिया है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं जो मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वो सवाल कुछ इस प्रकार से है, निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष ए में यहाँ पे शीर्ष का बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, और बी में भी दिया गया है तथा सी में भी दिया गया है। तो आप चाहें तो त्रिभुज भी बना के इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे त्रिभुज के माध्यम से आप सभी को बता देते हैं।
आप एक त्रिभुज इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम देंगे त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे ए लिखेंगे आप, उसके बाद में बी लिखेंगे और यहाँ पे सी लिखेंगे। सभी का निर्देशांक जो दिया गया है आप लिख लेंगे। ए में निर्देशांक कितना दिया गया है तो 5,2 दिया गया है। उसके बाद बी में कितना दिया गया है तो 4,7 दिया गया है। और सी में कितना दिया गया है तो 7,-4 दिया गया है। तो जो चीज़ हमें प्राप्त था वो चीज़ को हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद में आपको ज्ञात करना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप सभी को त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करना होगा। बहुत ही सिंपल होता है फॉर्मूला, वह होता है 1/2। इसके बाद होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में होता है x2। उसके बाद में होता है y3 माइनस y1। उसके बाद में होता है x3। उसके बाद में y1 माइनस y2। ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज का फॉर्मूला होते हैं। अब मान लेते हैं आप सभी को मन में आ रहा होगा कि इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा। तो इसका आसान तरीका है, आपको याद करना होगा 23, 31, 12। 23, 31, 12। 23 का मतलब सभी में इसमें y लगा दीजिए। यहाँ पे प्लस में ये यहाँ पे दीजिएगा x1 तो ये x2 होगा, ये x3 होगा। और यहाँ पे सभी में अगर y लगा दीजिएगा तो y2 माइनस y3 हो जाएगा, ये y3 y1 हो जाएगा, ये y1 y2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये हो जाएगा आपका x1 का मान, दूसरा हो जाएगा y1 का मान, ये हो जाएगा x2 मान, ये y2 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा x3 और ये y3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 1/2 और कोष्ठ में है x1 का मान। तो x1 का मान यहाँ से देखेंगे कितना, x1 का मान 5 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5। इसके बाद में है कोष्ठ में y2 का मान। y2 का मान देख लीजिए, y2 का मान कितना है 7 है तो आप 7 लिखेंगे। उसके बाद में माइनस है y3 का मान। तो y3 का मान जो है वो ऑलरेडी -4 है। तो आप इसे माइनस और माइनस मिलके +4 इस तरीके से लिख सकते हैं। और प्लस में है x2 का मान। तो x2 का मान यहाँ पे 4 है तो आप ही यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद में आपको चाहिए y3 का मान। तो y3 का मान यहाँ पे देख लीजिए -4 है ना, तो आप ही यहाँ पे लिखेंगे -4। उसके बाद में है -y1 का मान। तो y1 का मान देख लीजिए, यहाँ पे 2 दिया गया है तो आप ही इस प्रकार से लिखेंगे 2। उसके बाद में प्लस है x3 का मान। x3 का मान 7 है तो आप 7 लिख लेंगे। उसके बाद में आपको चाहिए y1 का मान। तो y1 का मान यहाँ पे 2 है, आप 2 लिखेंगे। और माइनस y2 का मान। y2 का मान देख लीजिए, y2 का मान 7 है तो आप 7 लिखेंगे और कोष्ठ को कोष्ठ उतार देना है। उम्मीद है कि आप सभी तो इतना कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको लिखना होगा 1/2। यहाँ पे 5 है, 5 को 5 लिखेंगे आप। कोष हटेगा तो यहाँ पे गुना होगा, 7 में 4 को ऐड कर लेना होगा। तो कितना होगा 7 4 11 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है प्लस है और यहाँ पे है 4 और कोष हटता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, गुना लिखते हैं। ये -4 है और -2 है तो -4 और -2 मिलके कितना होगा तो -6 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये +7 को आप +7 लिखेंगे। कोष हटेगा तो आप गुना लिखेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन। और 2 में से 7 को हटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आप सभी को मालूम होगा कि 2 में से 7 को हटाते हैं तो -5 बचता है। ठीक है, उसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम करेंगे 1/2 को सेम टू सेम 11 में 5 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 बचे 55 हो जाएगा। उसके बाद में 4 प्लस में है और -6 से हमें गुना करना होगा तो 6 चौका -24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं प्लस, ठीक है, तो प्लस है और यहाँ पे +7 है, ये -5 है तो 7 बचे 35 यानी -35 हो जाएगा। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/2 कोष्ठ का हम लोग कोष्ठ लिखेंगे। यहाँ पे 55 है। आप सभी को बताए हैं हम कि कोई भी संख्या के पहले माइनस हो और बाद में माइनस हो तो वैसे परिस्थिति में हम दोनों संख्याओं को ऐड कर देते हैं लेकिन लिखते हैं माइनस में। तो हम 24 और 35 को ऐड करेंगे लेकिन लिखेंगे माइनस में। आप सभी बता दें 5 4 9 होता है और 3 2 5 होता है यानी कितना आएगा तो 59 आएगा। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि 1/2 को 1/2 लिखेंगे। कोष हटेगा तो गुना लिखा जाता है और 55 में से 59 हटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आप सभी को मालूम होगा कि 55 में से 59 घटाते हैं तो -4 बचता है। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 2 से -4 को हटाएंगे, कितना मरतबे -2 मरतबे। तो जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। यहाँ पे -2 आंसर आया है, आप लिख सकते हैं ऐसे 2 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं।
है दोस्तों, जैसे कि आज हम वाली स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये समांतर श्रेणी से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को ज्ञात करने से पहले आप सभी को 8 का सबसे प्रथम यहाँ पे 8 के कुछ प्रथम गुणज को लिखना होगा। तो 8 का गुणज कैसे लिखेंगे आप? तो ऐसे लिखेंगे 8 का 8, उसके बाद में होता है 16, उसके बाद में होता है 24, ऐसे 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 कितना तक लिखना है? तो ये 15 तक लिखना है। ठीक है, ये 15 पदों का योग तक लिखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग प्रथम पद को ए का मान करते हैं। तो अगर हम 8 का गुणज लिख लिए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 का 24, ऐसे ऐसे 15 का योग तक हम लिख लिए हैं। तो यहाँ पे प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं, तो प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग सारवंतर डी कहते हैं, सारवंतर को हम लोग डी कहते हैं, तो सारवंतर का मान ज्ञात करेंगे। फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान देख लीजिए, A2 का मान यहाँ पे 16 है तो आप 16 लिखेंगे। A1 का मान कितना है? A1 का मान 8 है तो आप 8 लिखेंगे। 16 में से 8 को घटा लीजिएगा, कितना बचेगा? तो 8 बचेगा। तो इस प्रकार से हम ए का मान और डी का मान ज्ञात कर लिए हैं। इसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है गुणजों का योगफल ज्ञात करें। तो जब भी आपसे योगफल या योग पूछा जाएगा तो समझ लीजिए कि आपसे एसिन वाले फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को बनाना होगा। तो एन का जो मान है इस क्वेश्चन में वो 15 है। तो इतना हमें क्लियर हो गया है, एन का मान 15 है और ए का मान 8 है, डी का मान 8 है। तो चलिए हम लोग एसिन का फॉर्मूला लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एसिन का फॉर्मूला आपको याद करना होगा, वह होता है n/2, उसके बाद में होता है 2a प्लस n-1 गुने डी होता है। तो आप क्या करेंगे? एन का मान देख लीजिए 15 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15/2। उसके बाद में है 2a यानी 2 गुने ए का मान देख लीजिए 8 है तो आप 8 लिखेंगे। उसके बाद में आपको चाहिए एन का मान क्वेश्चन में 15 दिया गया है और -1 है तो आप सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद में आपको चाहिए डी का मान, डी हम लोग कितना निकाले हैं? तो डी हम लोग 8 निकाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 15 में तो 2 से भाग होता नहीं है तो 15/2 को सेम टू सेम लिखेंगे। 8 में 2 से ना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 15 में से 1 को घटा लेंगे तो 14 हो जाएगा और गुने कितना है? तो गुने 8 है। ठीक है, उम्मीद है कि आज से भी इतना तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद में आप लिखेंगे 15/2 को 15/2, कोष्ट का कोष्ट लिखेंगे आप 16 का 16। 14 में आपको 8 से मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। 14 में 8 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 112 चला आएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 15/2 को 15/2 लिखेंगे, कोष हटता है तो गुना हम लोग लिखते हैं और 112 में हम 16 को ऐड कर लेंगे। 112 में 16 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए 6 और 2 यानी ये हो जाएगा 128। आज सभी को मालूम हुआ कि 128 में अगर हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो कितने मरतबे कटेगा? 64 मरतबे कट जाएगा। तो अब हमें प्राप्त होगा 15 गुने 64, यानी 15 में 64 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? तो 960 आएगा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो 960 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप इसी प्रकार से एपी का अगला जो सवाल देख पा रहे हैं ना मोबाइल स्क्रीन पे, ये मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और सवाल कुछ इस प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा गया कि एपी का 31वां पद ज्ञात करें। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा? ए का मान और डी का मान, तभी ना 31वां पद यानी एन का मान ज्ञात होगा। तो आप क्या करेंगे? जो जो चीज़ आपसे दिया गया उससे हम लोग समीकरण तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि 11वां पद 38, तो हम क्या करेंगे? 11वां पद को हम लोग लिखेंगे A11। तो A11 कितना दिया गया है? 38 दिया गया है। तो A11 को हम लोग ऐसे लिखेंगे A प्लस 11 में से 1 कम करेंगे, कितना बचेगा? तो 10 बचेगा। इसके साथ डी लगा देना है और ये कितना है? 38 है। तो ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा। A प्लस 10D बराबर 38। इसके बाद में हम लोग दूसरा समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे दिया गया है 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 16वां पद को हम लोग कैसे बोलेंगे कि A16 कितना है? A16 73 है। यहाँ पे इस तरीके से लिख लिए हैं। अब A16 को हम कैसे लिख सकते हैं कि A प्लस 16 में से 1 कम करेंगे, कितना? तो 15D बराबर में कितना है? तो ये 73 है। तो ये हमें समीकरण 2 की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब हमें क्या करेंगे? जब हमें 2 समीकरण प्राप्त हो जाता है ना, तो अब हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे एक समीकरण है, एक समीकरण यहाँ पे है, तो हम लोग दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 में है A प्लस
10D बराबर 38, ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 2 हमारा क्या है, तो वो है a प्लस 15D बराबर में है 73। तो ये हमारा समीकरण 2 है। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को लिख लिया है। उसके बाद भी आपको मालूम होगा कि प्लस प्लस तो करता नहीं है, तो ये प्लस है तो हम लोग माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा और 10D में से 15D को माइनस करना है। आपसे बता दें कि 10D में से 15D को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 5D बचेगा। उसी प्रकार से 38 में से आप सभी को 73 को माइनस करना है, तो ये बचेगा -35। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5D बराबर 35। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं D बराबर 35। तो यहाँ पे गुना में 5 है, बराबर की तरह कर ये भागा में 5 हो जाएगा। इसे आप ऐसे कटा सकते हैं, 7 बचे 35। तो आपको डी की मान की प्राप्ति हो गई है। तो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो ए की मान की ज़रूरत है। तो आप लिखेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो अब हम समीकरण 1 को यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 1 हमारा ये था कितना, a प्लस 10D बराबर 38 था। तो हम क्या करेंगे, ए का मान तो हमें मालूम नहीं है, तो ए को हम लोग ए लिखेंगे। 10D का मतलब 10 गुने डी का मान। डी का मान कितना है, तो 7 है, बराबर में कितना है, बराबर में 38 है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 10 ए को हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे। 10 में 7 से गुना करेंगे तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा और बराबर में कितना है, तो बराबर में 38 है। इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि a बराबर 38, a बराबर 38, तो ये प्लस 70 है, तो बराबर को उधर क्या हो जाएगा, -70 हो जाएगा। तो आपसे बता दें कि अगर आप 70 में से 38 को घटा दें तो 32 बचता, लेकिन कम में से ज़्यादा को घटा रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे, यानी 38 में से 70 को घटाएंगे तो हमारा -32 बचेगा। तो हमारा a का मान भी आ गया है और साथ ही d का मान भी आ गया है। तो हमें ज्ञात करना था इस प्रश्न में कि एक तीसरा पद, यहाँ पे आप सभी देखें तो क्वेश्चन से पूछा गया था कि AP का एक तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें से पूछा गया A31, तो हम लोग शॉर्टकट फार्मूला का यूज करेंगे। A प्लस 31 में से A कम करेंगे, कितना बचता है, 30 बचता है, इसके साथ D लगा देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग A का मान लिखेंगे। A का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, तो -32 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -32 प्लस 30D, यानी 30 गुने D का मान। तो D का मान देख लीजिए, D का मान यहाँ पे 7 आया है, तो आप 7 लिखेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि -32 को आप -32 लिखेंगे, प्लस 30 में आपको 7 से गुना कर देना होगा। तो आप सभी को मालूम हुआ कि 3 में 7 से गुना करते हैं तो 3 7 21 होता है। एक जीरो यहाँ पे, तो एक जीरो यहाँ पे बैठा देना है, तो 210 हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि -32 और यहाँ पे प्लस 210 है, यानी -32 और प्लस 210 मिलकर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 128। कितना होगा, 128 होगा। तो इस प्रकार से आपका इस AP में एक तीसरा जो पद होगा वो कितना होगा, 128 हो जाएगा। तो हे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को जितने भी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बताए हैं सभी समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। है दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।